मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। ये जो वैकेंसी निकली हुई है, अभी हाल फिलहाल में ये वैकेंसी निकली हुई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, और इसका जो डेट है, विज्ञापन संख्या जो है 28/7/2025 को है। ये डेट क्या है आपकी 28/7/2025। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या का डेट है। और जो है इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, जो अंतिम तिथि है, मतलब फॉर्म को जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 28/8/2025, मतलब 28 अगस्त तक जो है आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें जो है कोई सुधार या संशोधन करना हो या फिर फीस का जो होगा लास्ट डेट, वो क्या है 4/9/2025 तक का है। आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो। अब इसमें क्या क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कोई इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्या है भैया, सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR, मतलब कि जो UPPCS की जो वैकेंसी है इसमें, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले OTR के द्वारा जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको एक बार क्या करना पड़ेगा भाई, OTR रजिस्ट्रेशन। OTR मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है सर। ठीक, अब आते हैं B नंबर क्या कहता है। ठीक, ऐसे अभ्यर्थी, मतलब जब आप OTR करते हैं तो आपको क्या मिलता है, OTR नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आपको OTR नहीं मिला है तो आपको 72 आवर वेट करना पड़ेगा, फिर जा कर के आपको OTR नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको OTR नंबर मिल जाएगा तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के, आप वहाँ पे जा कर के अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप OTR करिए, अगर आपको OTR नंबर नहीं मिला तो 72 घंटे तक आप वेट करिए, उसके बाद फिर जो है आप इस वेबसाइट पे जाकर के OTR का नंबर ले सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या सेकंड में क्या कह रहा है, इसमें क्या है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों OTR फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन संबंधी संशोधन, त्रुटि सुधार की सूचना सॉफ्ट और हार्ड कॉपी अपने पास रखें। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको जो है किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए ये बोला गया है। ठीक है भाई, ये इसी तरीके से आपके पास जो पहला ये जो कॉलम है इसमें मतलब वही है, फॉर्म कैसे भरें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। विशेष सूचना में क्या है, इसमें सबमिट करने के समय कुछ भी होता है तो अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो उसका जो जिम्मेदार होगा कौन होगा, हमेशा अभ्यर्थी होगा। जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहा वही होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसमें क्या चीज़ है, कैसे है उसको देख लेते हैं। और ये कैसे फॉर्म आपको भरना है, ये पूरा का पूरा जो है आपको ब्यौरा दिया गया है। क्या करना है, फर्स्ट चरण में, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप इसको जो है देख करके बढ़िया से फर्स्ट क्लास समझ करके थोड़ा समय लेकर के आप इसको भर सकते हैं। कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती मिस्टेक ना हो इसमें। ठीक है भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर इसमें क्या चीज़ है, विशेष अनुदेश है। आ जाइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये OTR के बारे में यहाँ तक बताया है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे 9 पॉइंट जो है दिया गया है यहाँ पे। यहाँ तक जो है आपको OTR के बारे में बताया गया है। ठीक है, OTR का प्रथम चरण ये हो गया, सेकंड चरण ये हो गया, थर्ड चरण ये हो गया, फोर्थ चरण ये हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको OTR करते समय विशेष ध्यान देना है इसमें। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। जो आवेदन शुल्क है वो कितना है, मतलब कि जो फ़ीस है, इस फॉर्म को भरने की जो फ़ीस है वो कितनी है, जो फ़ीस है वो कितनी है। जो आपके जनरल और जो है जो जनरल हैं, AWS हैं और OBC के लोग हैं, उन सब के लिए जो है फ़ीस कितनी है, 100 रुपये है और 25 रुपये एक्स्ट्रा है। तो मतलब टोटल मिला के 125 रुपये, कितना है 125। ठीक है भाई, और जो आपके जो है हैंडीकैप दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या है, 25 रुपये है, मात्र 25 रुपये हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 40 रुपये देना है, प्लस 40 रुपये प्लस जो है 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क है ऑनलाइन, मतलब 65 रुपये देना है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कौशल खिलाड़ी, इनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार देना है, जिस कैटेगरी में जाएंगे वहाँ देना है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है भाई इसमें, थर्ड में बताया जा रहा है कि जो लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु, ठीक,
इसमें ये बताया जा रहा है आपका कि मतलब जब आपका पेपर होगा, जब कभी भी प्री होगा, मेंस होगा, तो आपको जो है परीक्षा की तिथि और केंद्र की सूचना जो है ई एडमिट कार्ड में जो है आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सब कुछ जो है आयोग के वेबसाइट पे अपडेट होता रहेगा। अब इसमें जो रिक्तियों की संख्या है उसको देख लीजिए भाई। टोटल कितनी पोस्ट है? 7,466। कितनी है? 7,466 ये वैकेंसी है आपके पास टोटल, ठीक है। जिसमें से 4,860, मतलब इसमें अगर मैं ब्रेक करूं तो ये क्या हो गया? 4,860 वैकेंसी क्या है? मेंस के लिए है, ठीक ना। मेन के लिए मतलब पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए है ये वैकेंसी, पुरुष के लिए है। और जो वैकेंसी बच रही है 2,525 वैकेंसी, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए है, महिला के लिए है, ठीक है। फीमेल मतलब महिला के लिए है भाई, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और जो हैंडीकैप्ड हैं, और जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है? 81 है, ठीक ना। कितनी है? 81 वैकेंसी। मतलब ये मेल, ये फीमेल, और ये क्या आ गया आपका 81 जो है हैंडीकैप्ड के लिए या फिर दिव्यांगजन जो है उनके लिए जो है ये रिक्तियाँ जो है बांटी गई हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर अब विषयवार देख लेते हैं क्या क्या है वैकेंसी में। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण में क्या है? आरक्षण आपको पता ही है कैसे है, मतलब SC ST, SC ST, OBC, EWS और जो भी जिनका लगता है, ठीक है ना। जैसे आपके हो गए भूतपूर्व सैनिक हो गए, ठीक है, ये हो गए। और भी जिन पे जो है आपको आरक्षण मिलता है वो सब आरक्षण आपको मिलने वाला है इसमें, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ इसमें दे रखा है। हाँ, आ जाइए, अब देख लेते हैं इधर। वैवाहिक परिस्थिति। वैवाहिक परिस्थिति मतलब कि अगर आप मैरिड हैं तो मेंशन करना है, नॉट मैरिड हैं तो भी आपको जो है मेंशन करना है। और एक और चीज़, जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना कर दी हो। मतलब आप ये समझ लीजिए जिसके पास एक से ज़्यादा जो है, मतलब एक से ज़्यादा अगर किसी के पास वाइफ है तो वो जो है फिर मतलब कि पात्र नहीं होंगे, अगर जो है उन्होंने पूरे प्रोसीजर से सिस्टम से नहीं अपना जो है किया है काम, तो वो जो है अपात्र हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा ही लिख रखा है वैवाहिक परिस्थिति में भाई, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए अहर्ताएँ, मतलब कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी आप के पास होनी चाहिए वो है कि नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। मेन आपको जो है यही है। इसमें क्या है? अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ। सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी के लिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से आप हिंदी में क्या हो? स्नातक हो, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, ठीक है। और दूसरा, भारत में जो है आप कहीं किसी भी स्कूल से B.Ed की उपाधि हो, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक ना, ऑलमोस्ट सब में क्या है आपको B.Ed कंपलसरी मांगा गया है। सब में B.Ed है, जिसमें नहीं है, एक आध में नहीं है शायद, तो उसकी भी बात कर लेंगे। और अगर आप अंग्रेजी के लिए हैं तो भी आपके पास जो है इंग्लिश में होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए, मतलब जो आपकी बैचलर डिग्री है अंग्रेजी में हो, और आपके पास B.Ed होना चाहिए, ठीक है। अब गणित के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री और B.Ed होना चाहिए। अब विज्ञान के लिए, साइंस में भी जो है आपके पास एक स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, वो चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे रसायन विज्ञान हो, ठीक है वो, और जो है आपके पास B.Ed का होना चाहिए। फिर सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी क्या है आपके पास? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि आपके पास हो, प्लस जो है आपको क्या होना चाहिए? B.Ed की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड असिस्टेंट टीचर
मेल फीमेल कंप्यूटर के लिए इस बार इन्होंने जो है बहुत तगड़ा झटका दे दिया भाई कंप्यूटर के लिए। ठीक, हमने तो उम्मीद यही किया था कि इसमें बीएड नहीं होगा इस बार, लेकिन इन्होंने बीएड इसमें भी मांग लिया। ठीक है, बीटेक हो आप या बी हो, कंप्यूटर साइंस से हो, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस हो, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ग्रेजुएशन डिग्री along with ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELIT। ठीक, ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी हो, अगर आपके पास ए लेवल का कोर्स है NIELT द्वारा, या फिर बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड MCA पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, ये इसमें से कोई भी एक आपके पास हो, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस बीएड होगा तभी आप कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके पास। तो ये जो है एक्स्ट्रा उम्मीद यही थी कि इसमें जो है बीएड नहीं होना चाहिए था इस बार, लेकिन इन्होंने बीएड मांग लिया है, तो ये आयोग है, कुछ भी कर सकता है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं उर्दू के लिए। उर्दू में क्या है, इसमें भी आपको जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ये भी है भाई। जीव विज्ञान के लिए बीएड प्लस जो है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। और फिर संस्कृत के लिए भी संस्कृत के साथ स्नातक और जो है बीएड होना चाहिए। फिर कला में देख लीजिए भाई, इसमें शायद जो है बीएड नहीं मांगा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब आप जो है आर्ट के साथ जो है आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि हो। ठीक है, मतलब अगर आप जो है बैचलर डिग्री आप आर्ट के साथ करते हैं प्लस और आपके पास बीएड की डिग्री हो तो आप कला के साथ जा सकते हैं, भर सकते हैं। और इसमें अथवा भी लगा सकता और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला BFA में स्नातक। ठीक ना, BFA एक कोर्स होता है, BFA कोर्स होता है। अगर आपने उससे जो है बैचलर डिग्री कर रखा है और किसी विश्वविद्यालय, मानस विश्वविद्यालय में बीएड की उपाधि, ठीक, एवं भारत में विधि स्थापित द्वारा बीएड की उपाधि, मतलब इसमें भी क्या मांग लिया है, बीएड मांग लिया। ठीक ना, इसमें भी आप बिना बीएड से बच नहीं सकते हैं। ठीक ना, बीएड है तभी आप कर सकते हैं। तो बीएड अगर आपके पास है तो ही आप जो है कला का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ आ गया, सेम टू सेम आ गया। ठीक है भाई। संगीत में देख लेते हैं कि एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर। ये अगर आपके पास कोर्स है, टिप्पणी भी कुछ है इसमें, संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। सेकंड क्या है, भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स से बीएड की डिग्री। तो आपके पास आप ये मान करके चलिए बीएड की डिग्री होगी तभी आप ये जो है आप LT ग्रेड टीचर का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तभी भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी, हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब आइए बात कर लेते हैं इसमें क्या चीज़ है, अब बात करने लायक आपसे क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बताया गया है कि आपको जो है क्या चीज़ कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कितने गुना अभ्यर्थी आपको बुलाए जाएंगे, कितने नहीं। इसमें देखिए एक टॉपिक ये है, एक पॉइंट है 9 नंबर, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश और रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, मतलब 15 टाइम्स जो है प्री में बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कितनी टोटल वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, तो टोटल वैकेंसी इन्होंने दे रखी है 7,666। ठीक है, इसको मान करके चलिए, अप्रॉक्स मान लेते हैं हम लोग, कितनी हो गई, मान लीजिए 75 हो गए। ठीक ना, 7500 मान लीजिए, अप्रॉक्स 7500 हो गई, इंटू 15 कर देंगे तो हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है 1,12,500 बच्चों को पास किया जाएगा मेंस के लिए। ठीक ना, तो जो मेंस होने वाला है उसमें कितने बच्चे आएंगे, 1,12,500 बच्चों के लिए जो है मेंस का दरवाज़ा खुला रहेगा। ठीक ना, ऑलमोस्ट इतने बच्चों को लगभग जो है पास किया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक, ये हो गए आपके कुछ ऐसे।
इतने मैंने जो है उसको जो आपका जो है 7,400 कुछ 66 के आसपास वैकेंसीज, उसको मैंने अप्रॉक्स मान लिया 7500, कुछ बैकलॉग भी होगा इसमें, जो कुछ भी हो, ठीक ना। तो इतना मान लिया, तो मतलब मान करके चलिए आप 1,12,500 बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा मेंस में बैठने के लिए, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे आपको जो है बनाना है। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, वो उसका जो है फॉर्मेट दे रखा है आपको, सब कुछ आप कैसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ देख लीजिएगा। और एक और चीज़ है इसमें, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा एवं स्वयं घोषणा पत्र, ये इतना हो गया। ये जो है दिव्यांगजन का जो फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, उसका फॉर्म है ये आपके पास। ये सब जो है आपके पास मतलब कि फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट किसका आप देख करके बना सकते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है, हाँ, परीक्षा योजना, मतलब जो आपके पेपर होंगे उसमें क्या कुछ कैसे होने वाला, उसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। देखिए भाई, क्या है, सामान्य परीक्षा है, ठीक ना। जो सामान्य परीक्षा होने वाला है, पहला प्रश्न पत्र क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। प्रश्न पत्र 1 होने वाला है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होने वाली है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150। 150 जो है 150 जो है प्रश्नों की संख्या होने वाली है, जिसमें से 30 प्रश्न आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे। जनरल स्टडी के जीएस के जो है 30 प्रश्न होंगे, प्लस आपका जो है जो आपका मुख्य विषय होगा, ठीक ना। मुख्य विषय का मतलब आपकी, जैसे आपने जो ग्रेजुएशन किया है किस सब्जेक्ट से किया है, जैसे मैथ से किया है, साइंस से किया है, जूलॉजी से किया है, किससे किया, हिंदी से किया, संस्कृत से, उसके जो आपका मुख्य विषय होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, उसके जो है आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक ना। 30 जो है जीएस के आएंगे और 120 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उससे आने वाले हैं, मेन सब्जेक्ट से जो है आपके आने वाले हैं। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। और टोटल जो अंक होंगे 150 क्वेश्चन है, टोटल जो आपके मार्क्स होंगे 300, मतलब जितने जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, वो 2 अंक का होगा, ठीक है भाई। और आपके पास टाइम कितना होगा, 2 आवर का टाइम होगा, ठीक ना, 2 आवर का, तो समय आपके पास थोड़ा कम होगा, तो आप जो है इसको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करिएगा। जैसे मैथ वालों के लिए अभी से बता दे रहा हूँ मैं, मैथ और साइंस, ठीक ना, आप लोगों को पक्का समय कम पड़ने वाला है, क्योंकि 2 घंटे का है, जिसमें से आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक ना। तो मैथ वाले आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन भी करना होगा, तो आप अपनी स्पीड जितना बढ़ा सकते हैं भाई उतना बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये चीज़ है। जो सेकंड स्टेप, हाँ, ये आपका फर्स्ट जब हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका, तो हाँ, इसमें और कुछ इन्होंने जिक्र किया है। हाँ, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए भाई, सामाजिक विज्ञान वाले आपके पास जो है 4 पेपर होने वाला है, ठीक ना। सामाजिक विज्ञान वाले आप देख लीजिए कुछ ऐसा, सामाजिक विज्ञान, ठीक, सामाजिक विज्ञान वालों के पास जो है 4 सेक्शन होने वाला है। ये एक भूगोल होगा, इतिहास होगा, अर्थशास्त्र होगा, नागरिक शास्त्र होगा, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का जो है, किन्हीं 2 में से आपको जो है सेलेक्ट करके 120 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। 60 क्वेश्चन सब में रहेगा, किन्हीं 2 सब्जेक्ट को जो है आप चूज़ करके जो है 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक। उसके बाद प्री हो गया ख़त्म। उसके बाद बच्चे आएंगे 15 गुना, 1,12,000 के आसपास कुछ बच्चे आने वाले हैं, कुछ यही तो बात हुई थी। हाँ, कहाँ पे गया भाई, हाँ, ये है 1,12,500 बच्चों के आसपास जो है बच्चे आने वाले हैं इसमें, ठीक। आइए आगे, आइए देखिए कहाँ पे, हाँ, ये है, ठीक है। मेंस में क्या है, 1 प्रश्न पत्र होगा आपका, प्रश्नों की संख्या टोटल मिला के 20 होगी, ठीक। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 10 + 10 में बांटा गया है, ठीक है। और कुल अंक कितने होंगे आपके, 200 होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 10 का होगा,
तभी 20 क्वेश्चन का 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 200 अंक के बराबर हो जाएगा। और टाइम आपको कैसा मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा। ठीक है भाई, 3 घंटा मिलने वाला है। परीक्षा योजना के बारे में क्या है, हाँ ये बता दिए हैं कि भाई आपका जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी अनिवार्य होंगे, 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। देखिए 2 खंड में रहेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न हैं, जिसमें से लघुत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होने वाला है। ठीक है भाई, 8 अंक का होने वाला है। खंड बा, ठीक, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होने वाला। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ये वाला, ये है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है तो इसमें से जो एक क्वेश्चन 10 का वो नहीं होगा, 10 का नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मेट किया, 20 क्वेश्चन है जिसमें से 8 क्वेश्चन आपका जो है लघुत्तरीय होगा। 8 क्वेश्चन क्या होगा, लघुत्तरीय, 10 क्वेश्चन क्या होगा आपका, लघुत्तरीय होगा और 8 नंबर का होगा। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन है वो जो है दीर्घोत्तरीय होगा और कितने नंबर का होगा, वो 120 नंबर का होने वाला। ठीक ना, मतलब एक क्वेश्चन जो है 12 नंबर का होगा, 120 मार्क्स। यहाँ से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स का हो जाएगा। दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका जो है दे रखा है, इन्होंने कैसे मार्क्स बटेंगे वो कुछ इन्होंने दे रखा है। ये सब कुछ जो है इन्होंने ये दे रखा है, यहाँ पे ये कुछ दे रखा है भाई इन्होंने इतना। ये जो है दे रखा है विशिष्ट अध्यापक, स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय, इन सब लोगों के लिए भी है, विशिष्ट अध्यापक के लिए है ये। और ये जो है आपका विशिष्ट अध्यापक संकेत मूक बधिर विद्यालय, इसके लिए बना हुआ है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका जो उन लोगों के लिए बना हुआ है। और ये जो है आपका विशिष्ट अध्यापक के लिए ही है, शारीरिक रूप से अच्छा विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से फिर आपका स्टार्ट होने वाला है सिलेबस। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान भूगोल का सिलेबस है, इसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। भूगोल का ये सिलेबस दे रखा है, फिर इतिहास का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, और यहाँ से अर्थशास्त्र का सिलेबस दे रखा है। और ये तो हिस्ट्री का था ही, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र, फिर साइंस में देख लीजिए भौतिक विज्ञान का ये सिलेबस है, ये पूरा का पूरा। रसायन विज्ञान का ये सिलेबस है आपका पूरा। ठीक है, एक दिन जो है इसमें पूरा फुल वीडियो लेके आएंगे सिलेबस पे ही। आज जो है वीडियो को यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर किसी दिन जो है हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे, किसका कौन सा सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं किस में कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देख लीजिए भाई, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी में जो है 568 वैकेंसी आपके पास में, ये मेल्स क्या है, मतलब पुरुष का है। अंग्रेजी में 540 है, गणित में जो है 556 है, विज्ञान में 764, हमको लगता है सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है 764। सामाजिक विज्ञान में 561 है, जीव विज्ञान 185, कला में 383, संस्कृत में 90। ये टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ये टोटल वैकेंसी आपकी है, जिसमें आपके शामिल होंगे अनारक्षित होंगे, EWS होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं सेनानी वाले हो गए, उन सबकी वैकेंसी मिला करके, और जो आपके खिलाड़ी हैं उन सबकी वैकेंसी मिला करके इसमें है भाई। संगीत में 52 है, उर्दू में 102 है, गृह विज्ञान 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा 203, कृषि में 14 है, कंप्यूटर में 6 सेवक, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा विज्ञान में है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आपका कंप्यूटर है भाई, सेकंड हाईएस्ट कंप्यूटर, जिन्होंने भी बीएड कर रखा है प्लस जिसके पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्री है, वो इस बार मान करके चलिए इंटीग्रेट में टीचर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके पास। ठीक है भाई, और वैसे भी इनके फॉर्म ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, तो इस बार होना ही होना है। ऑलमोस्ट जितने लोग जा रहे हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये दे रखा है हेतु दिव्यांगजन की रिक्तियाँ।
ठीक ना। ये जो दिव्यांगजन थे, दिव्यांगजन, उसमें जो वैकेंसी थी उसके लिए भी कुछ वैकेंसी जो थी ना, आवंटन का जो विवरण है वो भी कुछ ऐसा दे रखा है। हिंदी में 22 है, अंग्रेजी में 21 है। कुछ इस तरीके से जो है आपकी वैकेंसी दे रखी है, सबकी दे रखी है इसमें वैकेंसी, ठीक। और उसके बाद जो है महिला शाखा का जो है वैकेंसी जो है बटा हुआ था, मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें देख लीजिए कितनी है। हिंदी के लिए कितनी है, 119 है। अंग्रेजी के लिए 113 है। गणित के लिए 537, सबसे ज़्यादा भाई। विज्ञान के लिए 573, ये भी, इसमें भी ज़्यादा है। मतलब कि विज्ञान में सबसे ज़्यादा, फिर गणित, उसके बाद ये भी होगा आपका कंप्यूटर में 455 है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा 55, वाणिज्य 23, 163, उर्दू में 18, संगीत में 13, संस्कृत में 92, कला में 195, जीव विज्ञान 29, सामाजिक विज्ञान 140। तो भाई इस बार LT ग्रेड ने जो है बवाल काट दिया। वैकेंसी है अच्छी खासी है, आप लेकर इसमें पढ़ाई करिए, जुटिए और आप ले सकते हैं भाई, ठीक ना। हाँ, इसका ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे तो उसके बारे में तो बात ही नहीं किया हम लोगों ने। ये जो है फीमेल के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए वैकेंसी है, वो चीज़ है। और इधर जो वैकेंसी है ये किसकी, विशिष्ट अध्यापक की भी वैकेंसी निकली हुई है भाई, ठीक है। तो वैकेंसी का जी ये जो डिटेल है ये सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें देख लीजिए ये किस ग्रेड पे का है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो वैकेंसी है देख लीजिए, पद की प्रकृति, ठीक ना, पद की जो है प्रकृति कैसी है, समूह का, ठीक ना। मतलब ये ग्रुप सी में है। पहली बात तो ये किस में है, ग्रुप सी में है, ठीक ना। जो ग्रुप सी है उसमें है ये वैकेंसी। और हाँ, इसका जो वेतनमान है 44,900, मतलब जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे वो कितना है आपका, 44,900 है, ठीक ना। 44,900 है, ठीक। बेसिक पे स्टार्टिंग जो 44,900 है, कहाँ तक है, 1,42,400। और ग्रेड पे आपका जो है वो कितना है, 4600 है, लेवल 7 है, ठीक है। ये किस लेवल की जॉब है, लेवल 7 की जॉब है। और क्या है, 4600 ग्रेड पे की है, 4600 ग्रेड पे की लेवल 7 की वैकेंसी है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सब लोग एकदम अवेयर रहिएगा भैया। लेवल 7, ये बात ध्यान रखिएगा, लेवल 7 की जॉब है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप फटाफट लेवल 7 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बस आज यहीं पे करते हैं, किसी दिन आएंगे जो आपका सिलेबस है उसको फुल डिटेल में जो है उसका चर्चा कर लिया जाएगा भाई, क्या है कैसे है। ओके, थैंक यू।